सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टडी पर। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप सबसे पहले हमारी वीडियोस देख पाए। दोस्तों, शुरू कर रहे हैं हमारी 5th क्लास, अध्याय 1 की 5वीं क्लास शुरू होने जा रही है। तो फटाफट से पेन कॉपी किताब लेकर तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो अपरिमेय संख्याएं हैं, उनके बारे में चर्चा करने से पहले आपको अपने स्क्रीन पर एक परिमेय दिखाई दे रही होगी। परिमेय क्या लिखी है मैंने कि p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक संख्या। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिमेय है जिसको हम आगे काम में लेंगे। क्या देखा है देखो, जैसे मैंने यहां पर कुछ उदाहरण लिखे हैं। यदि 5 है, एक अभाज्य संख्या है और वो 225 को विभाजित करता है। 225 का मतलब पता है 15 का स्क्वायर। यदि ये 15 का स्क्वायर को विभाजित करती है 5, तो ये 15 को भी विभाजित करेगी। यहां पर मैंने क्या लिखा, 5 है वो 625 को विभाजित करती है। तो 625 का मतलब 5 का स्क्वायर, यानी 5 है वो 25 के स्क्वायर को विभाजित करती है। तो 5 किसको विभाजित करेगी? 25 को भी विभाजित करेगी। एक एग्जाम्पल और लिखा है मैंने कि 3 है वो 9 के स्क्वायर को विभाजित करता है, और 9 का स्क्वायर 81 होता है। और आप जानते हैं कि 3 का भाग 81 में पूरा पूरा जाता है। तो यहाँ पर तो हम नोट करेंगे कि 3 अगर 9 के स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी इसमें पूरा पूरा भाग जाता है, तो 3 का भाग 9 में भी पूरा पूरा जाएगा। अगर स्क्वायर में भाग जा रहा है तो उसकी संख्या मूल वर्गमूल में भी भाग जाएगा। ये तुम्हें याद रखना। अपनी परिमेय यही कह रही है कि p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगा, यानी स्क्वायर में भाग जाता है। किसी संख्या का स्क्वायर है उसमें भाग जाता है। जैसे दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ अब मैं आपको कि x स्क्वायर में अगर y का भाग जाता है तो y का भाग किस में जाएगा? x में भी जाएगा। इस परिमेय का यह अर्थ है। थोड़ा सा इसको आप याद रख लेंगे, आगे ये परिमेय है वो हमारे काम आएगी। ठीक है, चलो अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, हालांकि आपने पीछे की कक्षाओं में इसका अध्ययन किया है। तो पहली बात कर लेते हैं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? देखो, ऐसी संख्या जिसको p बट्टा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q बराबर 0 नहीं है। यह परिमेय संख्या होती है जिसको p बट्टा q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि q बराबर अगर 0 हुआ तो यह अपरिभाषित हो जाएगी संख्या। तो ऐसी संख्या है जिसको हम p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं, उनको कहते हैं परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याएं जो होती है उन सभी को हम p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं, जैसा अभी मैंने लिखा है। और इसमें सारी संख्याएं, जैसे प्राकृत संख्याएं होगी, प्राकृत संख्याएं सारी क्या है आपकी? परिमेय हैं। उसके बाद में पूर्ण संख्याएं हैं, ये सारी आपकी परिमेय हैं। पूर्णांक सारी क्या है? परिमेय है। इसी के साथ में जितने भी भिन्ने लिख रहा हूं मैं, जैसे 1/2, 5/7, -3/5, कुछ भी ये जो भिन्ने लिख रहे हैं ये सारी की सारी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। थोड़ा ध्यान में रखना है। प्राकृत संख्या है, थोड़ी इंफॉर्मेशन दे देता हूं मैं। प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। कहां से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है, तो ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो गया। इसी प्रकार पूर्ण संख्याओं का समुच्चय क्या है? देखो, 0 से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली धनात्मक संख्याओं को क्या कहते हैं बताओ? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। 0 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। वैसे ही पूर्णांक, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। देखो, पूर्णांक क्या है कि 0 से शुरू होकर धनात्मक और ऋणात्मक, दोनों तरफ धनात्मक और ऋणात्मक अनंत तक चलने वाली संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। तो ये सारी अपनी संख्याएं क्या होगी? परिमेय संख्याएं होगी।
ठीक है। अब जो संख्याएं परिमेय नहीं होती, एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, जो संख्या परिमेय नहीं होती है वो क्या कहलाती है बताओ? अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब वह संख्या जो परिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? जो संख्या परिमेय संख्या नहीं है। इन चीज़ों को आप नोट डाउन करते जाइएगा, अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट करते जाइएगा। इन चीज़ों को याद रखना है। आप पहले मैंने परिमेय लिखी, उस परिमेय को आपको याद रखना है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आप इसको नोट कर सकते हैं। दूसरी मैंने आपको परिभाषा बताई परिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्या क्या है? ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q बराबर 0 नहीं है। जैसे मैंने बहुत सारी प्राकृत संख्याओं को उदाहरण भी दिया है। प्राकृत संख्याएं अपनी सारी क्या है? परिमेय संख्या हैं। पूर्ण संख्याएं सारी परिमेय संख्याएं, पूर्णांक भी सारी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। एक बहुत अच्छा खासा प्रश्न आता है 9th क्लास में भी आया होगा कि क्या 0 परिमेय संख्या है? तो यस, 0 भी क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि 0 को हम 0/5, 0/1 कुछ भी लिख सकते हैं। और ये जो संख्याएं हैं ये क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि मैंने P/Q के फॉर्म में लिख दिया। Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो मैंने Q का मान 0 भी नहीं रखा है। तो ये सारी संख्याएं आपकी क्या है? परिमेय संख्याएं। और जो परिमेय संख्याएं नहीं होती है वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। आप इनको याद रखेंगे, ठीक है। तो ये अपनी चर्चा होगी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में, हल्की सी चर्चा। वैसे आपने 9th क्लास में इनके बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं हमारी जो प्रश्नावली है उस प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों के बारे में। जैसे अपने यहाँ पर एक प्रश्न दे रखा है। क्या प्रश्न दे रखा है? देखो, वैसे परिमेय के रूप में दे रखा है। आप शायद देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। देखो, ये यहां से नोट करेंगे। एक परिमेय है या उसको प्रश्न मान सकते हैं। इस प्रकार का आगे प्रश्न भी आएगा, ध्यान से पढ़ेंगे। क्या है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना। कैसे सिद्ध करेंगे? इस प्रकार का प्रश्न है, वो आगे भी आया हुआ है। देखो ये वाला प्रश्न, तीसरा प्रश्न नोट कर लेना कौन कौन से प्रश्न है। उदाहरण नंबर 9, √3 एक अपरिमेय संख्याएं है। इसको भी हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। इसमें मैं आपको एक प्रश्न बता दूंगा, बाकी प्रश्न है वो आप कर लेंगे। जिन जिन प्रश्नों को मैं बता रहा हूं वो आप प्रश्न अपने आप कर लेंगे। जैसे प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और उदाहरण नंबर 11, 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। हालांकि ये थोड़ा सा अलग प्रकार का, मैं इसको बता दूंगा, लेकिन 3 प्रश्न नोट करते जाइए, चिन्ह लगा लीजिए। प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न, उदाहरण नंबर 9, और एक परिमेय के रूप में दे रखा है परिमेय 1.4। क्या दे रखा है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये तीनों प्रकार के प्रश्न हैं। तीनों प्रश्न एक ही प्रकार का है। मैं एक प्रश्न समझाऊंगा, बाकी के प्रश्न है वो आप कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से। किसी प्रश्न में कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। देखो, हम सिद्ध करेंगे, क्या सिद्ध करेंगे? अपना प्रश्न ये था कि हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करो, परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार का है जैसा मैं लिख रहा हूं। सिद्ध करो √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है मतलब ये √2 अपरिमेय संख्या है। ये अपना क्वेश्चन है, परीक्षा में इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। 3 प्रश्न है, देखो आपको दे रखे हैं, यहां लिख दे रहा हूं मैं आपको। एक दे रखा है अपने √2, दूसरा प्रश्न में √3 और एक में दे रखा है √5। ये तीनों क्या है? अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है, तीनों प्रश्न है। तो एक प्रश्न मैं आपको बता देता हूं, बाकी दूसरा और तीसरा प्रश्न है, यानी √3 और √5 के लिए जो प्रश्न है वो आप कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो ये जो प्रश्न है उसको सिद्ध कैसे करेंगे, इसको हल करते हैं। बड़ा आसान प्रश्न है, ध्यान दो। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो संख्या दे रखी है वो अपरिमेय तो है,
कर्ण प्राइम वो ए परिमेय है, हमें सिद्ध करना है। तो क्या मान लेंगे, माना आपको जो संख्या दे रखी है वो क्या है, परिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है। मैंने मान लिया है कि ये क्या है, संख्या परिमेय संख्या है। और यदि √2 परिमेय संख्या है तो अभी मैंने आपको परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा बहुत बताया, तो वहां पर क्या लिखा था देखो, नोट करेंगे। अगर आपने नोट कर दिया तो अच्छी बात है। आप यहां पर हमने क्या लिखा था कि परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी इसको बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। तो मैं क्या कर देता हूं कि अपनी जो √2 थी, √2 बराबर इसको मैं क्या लिख दूं, P/Q लिख दूं। क्यों, क्योंकि मैंने इसको क्या माना है, परिमेय संख्या। तो √2 को मैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां अब एक शर्त लिख देंगे आप, जहां P व Q दो अभाज्य संख्याएं हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान देंगे। अगर ये लाइन समझ में आ गई तो मानो % समझ में आ गया। अभाज्य का मतलब क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं आता थोड़ा ध्यान देंगे। अभाज्य का मतलब होता है दो ऐसी संख्याएं, जैसे 5 और 7 ली मैंने, तो 5 और 7 में तुम देख रहे हो कि इन दोनों संख्याओं में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। कॉमन गुणन का मतलब होता है कि किसी समान संख्या का भाग नहीं जाता। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं 8 और 12, तुम देख रहे हो कि इसमें भी 4 का भाग जा रहा है, इसमें भी 4 का भाग जा रहा है, तो इनका दोनों संख्याओं का 4 क्या हो गया, कॉमन गुणनखंड हो गया, जो दोनों में है। तो ऐसी संख्याओं जिनका कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होता है, या दूसरे शब्दों में कहे कि इनका जो HCF होता है वो कितना होता है, 1 होता है, तो उन संख्याओं को क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। नोट कर लेंगे, जिन बच्चों को पता नहीं सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, तो 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका HCF 1 होता है उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं, या फिर उनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तुम परिभाषा लिख सकते हो क्या, 2 या 2 से अधिक, ये रफली बता रहा हूं मैं आपको, 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका HCF 1 होता है, जिनका HCF 1 होता है, या दूसरे शब्दों में क्या कहें, 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, उन संख्याओं को क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। यह परिभाषा कि मैंने किसकी लिखी है, सहअभाज्य। शब्द को समझना, सहअभाज्य, सह का मतलब 7, अभाज्य का मतलब 7 में किसी संख्या से भाजित नहीं होती है, उन संख्याओं को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो मैंने यहां पर क्या मानना है कि अपने P और Q है, दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्याएं। ये आपको मानना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब मैं क्या लिख दूं, देखो ये जो है इसमें मैं Q को इधर लेके आता हूं, ठीक है, या आप Q को इधर ले आओ या फिर इसका स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो वर्ग करने पर, ठीक है, तो क्या करेंगे, वर्ग √2 का स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि किसी भी संख्या का रूट का स्क्वायर करते हैं, किसी भी संख्या का रूट का स्क्वायर करते हैं, जैसे x की रूट है, इसका मैं स्क्वायर करता हूं तो ये रूट हट जाता है। मतलब क्या होता है, रूट का अर्थ होता है x की घात 1/2 और उस पूरे की घात कितनी है, 2। तो कोष्टक में और कोष्टक के बाहर जो घातें होती है वो गुणा होती है, तो क्या हो जाएगा, x की घात 1/2 गुणा 2 और कट जाएगी, x की घात कितनी बची, x, यानी x। मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या का रूट का तुम स्क्वायर करते हो तो उत्तर वो संख्या आ जाती है। ये इसका अपोजिट भी होता है कि किसी भी संख्या की घात 2 है, इसका तुम रूट करते हो तो भी उत्तर क्या आएगा, वो मूल संख्या आ जाती है। तो यहां पर हमने क्या किया, √2 का स्क्वायर किया तो 2, और इधर क्या कर देंगे, P का स्क्वायर बट्टा Q का स्क्वायर, यानी PQ का स्क्वायर करूंगा तो Q का स्क्वायर भी आ जाएगा, P का स्क्वायर भी आ जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा और इजी लिख देता हूं, क्या, Q को मैं इधर भेजा तो क्या हो जाएगा, 2Q² बराबर P²,
ये एक समीकरण प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? 2q² बराबर p²। इस समीकरण का अर्थ क्या है? इस समीकरण का अर्थ है कि p² है वो 2 से विभाजित होता है। मतलब p² को मैंने क्या लिखा? 2 गुणा q²। और किसी भी संख्या को, पीछे भी हमने समझाया, देखो फिर से समझा रहा हूं मैं आपको, रफली समझा रहा हूं ये। जैसे 3 गुणा 6 बराबर 18 होता है, तो इसका मतलब तुम जानते हो, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 18 है, ये जो 18 है इसमें 3 का भाग जा रहा है। कितनी बार? 6 बार। समझ गए? और इसमें 6 का भी भाग जा रहा है। तो अपने यहां पर क्या है? अपने यहां पर यह है कि 2 गुणा q² बराबर p²। इसका मतलब है कि इस p² में 2 का भाग जा रहा है। समझ गए? इस समीकरण का अर्थ समझ रहे? तो मैंने मान लिया यह समीकरण नंबर 1 है। आप क्या लिखेंगे? 2p² को विभाजित करता है। इस समीकरण से मैंने निष्कर्ष निकाला कि ये जो 2 है ये इस p² को विभाजित करता है। क्यों? क्योंकि 2 क्या है? p² के गुणनखंड में दे रखा है 2 गुणा q², यानी ये p² के गुणा में है। अब क्या लिखेंगे कि 2 है वो p² को विभाजित करता है। अभी अभी हमने एक परिमेय पढ़ी थी। क्या परिमेय पढ़ी थी? मैं वापस आपको दिखा रहा हूं। परिमेय ये थी अपनी कि p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को विभाजित करेगी। मतलब यहां पर क्या हुआ कि मेरे पास में 2 है, 2 p² को विभाजित करता है। अतः अगर ये p² को विभाजित करता है तो 2 p को भी विभाजित करेगा, को भी विभाजित करेगा। समझ गए? यानी कि अभी अभी मैंने परिमेय पढ़ी है क्या कि कोई भी संख्या अगर उस किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो वो संख्या किसको विभाजित करेगी? वो संख्या उस संख्या को विभाजित करेगी। कौन सी की? जिसका स्क्वायर था। तो p² को विभाजित करती है तो p को विभाजित करेगी। यानी हमने यहां से निष्कर्ष निकाल लिया है कि 2 है वो p को विभाजित करता है। और कोई भी संख्या किसी संख्या की दूसरी को विभाजित करता है तो मैं इसको गुणनखंड के रूप में लिख सकता हूं। अतः इसलिए मैं क्या कर सकता हूं कि p को मैंने 2 से विभाजित किया और भाग गया, मान लो कोई भी शब्द, कोई भी अंक मान लेता हूं, r मान लेता हूं, r। p बराबर 2r। मतलब ये हुआ कि मैंने p को 2 से विभाजित किया, भाग कितनी बार गया? r बार। समझे? इसी प्रकार मैंने लिख दिया। तो यहां पर p बराबर 2r लिख सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा? p बराबर 2r लिख सकते हैं। ठीक है। अभी ये जो p का मान है मैं समीकरण 1 में रखूंगा। तो क्या लिखूं मैं? p का मान 1 में रखने पर, p का मान 1 में रखने पर तो क्या लिखेंगे? p का मान 1 में रखेंगे। अपना p का मान था 2q² बराबर p की जगह क्या लिख दूं मैं? 2r। p का स्क्वायर है तो 2r का भी स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए बात? आगे हल कर लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा ये 2q² बराबर 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 और r का स्क्वायर बच गया। अब देखो ये 2 है, इस 4 को 2 बार काट देता है तो क्या प्राप्त हुआ मुझे? q² बराबर 2r²। ये एक नई समीकरण प्राप्त हुई मुझे। क्या? q² बराबर 2r²। अब जैसा हमने यहां पाया था क्या कि ये 2 है और ये q² इसके गुणा में, इसका मतलब p को विभाजित कर रहा है। कौन? 2। तो ऐसा यहां पर हो रहा है कि ये जो 2 है ये q को विभाजित कर रहा है। इस समीकरण से तुम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये 2 है वो q² को विभाजित करता है। तो यहां से क्या लिखेंगे? अर्थात इसका मतलब ये हुआ, अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि 2q² को विभाजित करता है। और यदि 2q² को विभाजित करता है तो अभी अभी हमने जो परिमेय पढ़ी उसके अनुसार हम क्या कह सकते हैं कि इसलिए 2q को भी विभाजित करेगा, को भी विभाजित करेगा। वही बात
जो मैंने यहाँ लिखी थी कि 2p² को विभाजित करता है तो 2p को भी विभाजित करेगा, ये प्रमेय हमने पढ़ी है। तो मैंने क्या लिखा कि 2 है वो q² को विभाजित करता है तो 2q को भी विभाजित करेगा। अब देखो एक नए निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। नया निष्कर्ष क्या है हमारा, देखो नया निष्कर्ष अपना ये रहेगा, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, देखो आप इसको आगे से नोट डाउन कर लेंगे। मेरे पास में क्या आया कि यहां देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, मैंने यहां एक स्टेटमेंट लिखा है कि 2p को विभाजित करेगा, सिद्ध किया मैंने, और यहां पर भी मैंने क्या लिखा है 2q को भी विभाजित करेगा। मतलब ये हुआ था कि ये जो 2 है p व q को विभाजित करता है। अर्थ ये निकल के आया क्या कि अपने पास में जो 2 है वो p व q को विभाजित करता है, 2p व q को विभाजित करता है। और मैंने यहाँ पर क्या माना था, शुरुआत में हमने ये क्या माना था कि p q दोनों सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का अर्थ ये होता है क्या, सहअभाज्य का अर्थ ये होता है कि इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया कि 2 है वो p का भी गुणनखंड है, q का भी गुणनखंड है, क्योंकि ये इनको विभाजित कर रहा है। तो हमने पा लिया कि 2 है वो p व q को विभाजित करता है। मतलब देखो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। विपरीत का मतलब क्या हुआ, ये तो कह रहा है कि हमने क्या माना, p व q दोनों सहअभाज्य संख्या हैं, और यहाँ पर क्या है कि 2 है वो p को भी विभाजित कर रहा है, q को भी विभाजित कर रहा है। मतलब इनका एलसीएम कितना आ रहा है, एचसीएफ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। जबकि सहअभाज्य संख्याओं का तो एचसीएफ 1 होता है और यहाँ पर 2 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टेटमेंट है यह इस बात का विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब इसका अपोजिट है, उल्टा विरोधाभास है कि क्या बात थी कि p व q 2 सहअभाज्य संख्याएं हैं। हमने क्या किया कि 2p व q को विभाजित करता है। तो ये जो बात है ये इस बात का विरोधाभास है। कौन सी बात का, कि p व q 2 सहअभाज्य संख्याएं। तो यहां पर एक बात होगी, या तो p व q सहअभाज्य संख्याएं हैं या फिर वे 2 से विभाजित है, मतलब भाज्य संख्याएं होगी। 2 आपस में दोनों क्या है, सहभाज्य संख्याएं होगी। देखो सहअभाज्य और सहभाज्य ये दोनों शब्द अलग अलग बोल रहा हूं मैं, ध्यान देंगे थोड़ा सा। इसका मतलब यहां पर विरोधाभास हो रहा है, तो हमने कोई न कोई पीछे गलती कर दी है। मतलब हमने क्या गलती की है, अर्थात हमने जो कल्पना की है, हमारी कल्पना क्या गलत है। हमने जो कल्पना की थी गलत है। क्या कल्पना की थी, हमने ये कल्पना की थी कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो ये गलत सिद्ध होगी। अब परिमेय नहीं है तो क्या हुआ, मैंने आपको पीछे बताया कि कोई भी संख्या परिमेय नहीं है तो वो कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो निष्कर्ष तय यानी हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, हम ये इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही अब मैं क्या करना था, सिद्ध करना था। समझ में आ गई क्या बात। देखो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस इसलिए बताया मैंने ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले क्या करना है आपको कि जो संख्या दे रखी है, फिर से बता रहा हूँ, देखो कौन कौन से प्रश्न करने हैं आपको। एक तो √2 को जो मैंने करवाया, √3 वाला उदाहरण नंबर 9 दे रखा है, और √5 वाला आपकी प्रश्नावली 1.3 है उसका पहला प्रश्न है। ये दोनों प्रश्न आप अपने आप से करेंगे। मैं यहाँ पर इस प्रश्न को रिपीट कर दे रहा हूँ। क्या है, सबसे पहले मान लेना है कि माना √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर √3 को अपरिमेय सिद्ध करना है तो यहाँ मान लेंगे कि माना √3 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद में यदि वो परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 को बराबर p/q के रूप में लिख सकते हैं। दोनों तरफ वर्ग करेंगे
तो यहाँ से रूट हट जाएगा और 2 और पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर आ गया। ठीक है, क्यू स्क्वायर को इधर भेजा तो 2q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। इसका मतलब यह हुआ कि 2 जो है वो पी स्क्वायर को विभाजित करता है और 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो हमने परिमेय पढ़ी है कि 2 पी को भी विभाजित करेगा। यहाँ तक आके एक स्टेटमेंट वो खत्म हो जाता है। या फिर मैंने क्या लिखा वापिस, इसलिए p बराबर 2r, यानी कि 2 पी को विभाजित करता है, मतलब P में 2 का भाग R बार गया, तो मैंने क्या लिख दिया, इसको P2R लिख सकते हैं। तो P का मान समीकरण 1 में रखा, तो P का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा, 2q स्क्वायर तो है ही है, और P की जगह मैंने क्या रखा 2R स्क्वायर, क्योंकि P का स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक है, 2q स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर करूंगा 4 और r का स्क्वायर, 2 का इस 2 को मैं बट्टे में भेजूंगा तो इस 2 को काट देगा 2 बार, तो q स्क्वायर बराबर यहाँ 2 बच गया और ये r स्क्वायर बच गया। ठीक है, अर्थात ये जो समीकरण प्राप्त हुई, इससे वापस क्या सिद्ध होता है, इससे ये सिद्ध होता है कि 2 है वो q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो मैंने लिख दिया 2q स्क्वायर को विभाजित करता है, और 2q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2q को भी विभाजित करेगा, यानी q में 2 का भाग जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों चीजें लिखी मैंने, कौन सी, 2p को विभाजित करता है और 2q को भी विभाजित करता है। इसका मतलब 2p व q को दोनों को विभाजित करता है। तो ये इस बात 2 है वो p व q को विभाजित करता है, मतलब दोनों का HCF कितना है, 2 है। ये इस बात का विरोधाभास है कि p व q दोनों से अभाज्य संख्या हैं, अर्थात विरोधाभास हो गया, मतलब हमने जो कल्पना की है वो गलत है, अर्थात हमारी कल्पना गलत है। कौन सी कल्पना की थी हमने ये कल्पना की थी कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो ये कल्पना गलत है, मतलब √2 परिमेय संख्या नहीं है, और परिमेय संख्या नहीं होती है तो कोई भी संख्या क्या होगी फिर, अपरिमेय। तो निष्कर्षतः हमने इसका निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम इनको सिद्ध कर सकते हैं। अच्छे से आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए कि मैं आपको एकदम से अच्छे से इसको दिखा देता हूं, या इतना पॉज करके या नोट डाउन कर लीजिए, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आसानी से आप इसको फिर से अभ्यास करके इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो ये आपका प्रश्न है, मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, और आप उदाहरण नंबर 9 जिसमें √3 को परिमेय संख्या सिद्ध करनी है, और प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न आप है वो कर लेंगे, इसी हिसाब से करना है। ठीक है, तो ये आपका एक प्रश्न कंप्लीट हो गया है अपरिमेय सिद्ध करने वाला। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा उदाहरण नंबर 9 है, यहां तक आप कर लेंगे। मैंने आपको बता दिया कि उदाहरण नंबर 9 है, उसमें √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। जिस प्रकार हमने अभी √2 को अपरिमेय सिद्ध किया है, वैसे ही आप इसको भी अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार 1.3 का फिर से मैं बता रहा हूँ, 1.3 है उसका पहला प्रश्न है √5 को अपरिमेय सिद्ध करना है, ये भी आप कर लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ उदाहरण नंबर 10। अब उदाहरण नंबर 10 बता दिया, इसका मतलब आपका प्रश्न नंबर कौन सा कंप्लीट हो जाएगा, 2 नंबर प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाएगा, अपने आप कर लेंगे। मैं दोनों में से एक बताऊंगा, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, और इसी प्रकार का प्रश्न दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो कोई सा भी, चलो मैं आपको ये बता देता हूँ दूसरा प्रश्न ना कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, और उदाहरण नंबर 10 है वो आप कर लेंगे। दोनों में से एक बता देता हूँ, सेम रहेगा, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है वो भी सेम टू सेम, किसके हिसाब का है, आपका उदाहरण नंबर 11 है, इसके हिसाब का है। तो इन तीनों में से मैं आपको एक बता दूंगा। तीसरे प्रश्न का आपको शायद शो हो रहा होगा, तीसरे प्रश्न का 6 + √2 दूसरा प्रश्न और 10वां उदाहरण, ये चीज़ें एक समान है। तो मैं जो चीज़ें एक समान है वो आपको बता रहा हूं ताकि आप आसानी से इनको हल कर सकते हैं, आपका भी अभ्यास हो जाएगा। जो प्रश्न नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में छोड़ देंगे, मैं आपका उसको सोल्यूशन करवा दूंगा। ठीक है, तो हम कौन सा प्रश्न कर लेते हैं, चलो 1.3 का दूसरा प्रश्न कर लेते हैं। हम प्रश्न को पढ़ लो, क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न को हल करते हैं। देखो प्रश्न अपना क्या है, देखो अपना है प्रश्नावली 1.3 का दूसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए, ये 9th क्लास के बच्चों के लिए लिख रहा हूं, जो 9th क्लास के बच्चे जिनके पास में बुक अवेलेबल नहीं है वो इन प्रश्नों को नोट कर सके, इसलिए मैं लिख रहा हूं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है।
ये हमें सिद्ध करना है। तो चलो करते हैं, कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको ए परिमेय संख्या सिद्ध करना है तो आप इसको पहले मान लो वो परिमेय संख्या जो आपको दे रखी है वो क्या है, परिमेय संख्या है। तो माना हम क्या मान लेते हैं, माना 3 + 2√5 जो है एक परिमेय संख्या है। जिसको ए परिमेय सिद्ध करना है उसको परिमेय संख्या मान लेना है, ये हमारी परिमेय संख्या है। और यदि परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, हमने पीछे पढ़ा है। तो क्या लिखेंगे, अतः 3 + 2√5 बराबर P/Q के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं भाई, इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब मैं इसको हल कर लेता हूं, ये जो दे रखा है इसको हल कर लेता हूं। क्या 2√5 बराबर P/Q और 3 उधर जाके किस में चला जाएगा, माइनस में, क्योंकि इधर प्लस का इधर माइनस में। 2 को मैं उधर भेज देता हूं तो क्या हो जाएगा, √5 बराबर ये 2 क्या है, इधर गुणा में है तो उधर बटा में चल जाएगा, यानी P/Q -3 और इस पूरे के बटे में क्या आ जाएगा, 2। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, √5 बराबर क्या हो जाएगा, P/2Q -3/Q। ये हमें प्राप्त हो गया √5 बराबर। अब देखो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हमारे पास में PQ 2 2 3 ये सारे क्या है, पूर्णांक है। और यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे भाई PQ है वो क्या है, पूर्णांक है। तुम लिख सकते हो P/Q पूर्णांक है, P/Q पूर्णांक है। तो यहाँ पर देखो कि PQ पूर्णांक है, इसका मतलब ये जो संख्या है पूरी पूर्णांकों का भाग है, पूर्णांकों का घटाव है, पूर्णांकों का गुणा है। तो पूर्णांकों का भाग, पूर्णांकों का जोड़, पूर्णांकों का गुणा, पूर्णांकों का घटाव हमेशा ही क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ये आप अगर तुम्हें याद नहीं है तो लिख सकते हैं कि पूर्णांकों का गुणा हमेशा क्या होता है, परिमेय होता है, पूर्णांक ही होता है। तो पूर्णांक परिमेय होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये सारे पूर्णांक है और पूर्णांकों का जोड़ घटाव सब क्या होता है, परिमेय होता है। तो तुम क्या लिखेंगे, चूंकि P/Q पूर्णांक है अतः P/2Q -3/2 ये जो आया पूरा ये क्या रहेगा, आप इसमें क्या लिख सकते हैं, परिमेय है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मतलब ये जो है वो परिमेय है और इसके बराबर में है, ये भी परिमेय होगी। तो अगर ये परिमेय है अतः ये परिमेय है और इसके बराबर में ये, मतलब √5 भी क्या है, √5 भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। नहीं समझे क्या, मैं लिख देता हूँ x बराबर y। मैं कहता हूँ कि y का मान 5 है, इसका मतलब x का भी मान 5 है। मैं कहता हूँ कि y परिमेय है तो x भी परिमेय होगी, y मैं कहता हूँ कि a परिमेय है तो x भी a परिमेय होगी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि ये जो संख्या है P/2Q -3/Q ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में वो भी परिमेय होगी। तो मैंने क्या लिख दिया, और ये परिमेय क्यों आई, क्योंकि PQ 2 3 ये सारे क्या है, पूर्णांक है। और ये पूर्णांक है तो पूर्णांकों के जो संक्रियाएं होती है जिनमें भाग, गुणा, जोड़ बाकी लगता है वो सारे क्या होते हैं, परिमेय होता है। ये आप लिख सकते हैं अलग से अगर आपको पता नहीं है तो। अगर ये परिमेय हैं तो √5 भी क्या होगी, परिमेय संख्या है। परंतु √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ये तुम्हें याद रखना है, जिन संख्याओं का पूरा वर्गमूल नहीं होता है, जिन संख्याओं का पूरा वर्गमूल नहीं होता है, जिनको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये सारी संख्याएं क्या होती है, ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है, सारी अपरिमेय संख्याएं। तो अर्थात √5 भी क्या है, यहाँ पर तो आया कि √5 परिमेय संख्या है। कहाँ से आया, क्योंकि ये परिमेय है तो √5 भी परिमेय होगी। लेकिन इस बात का परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये जो स्टेटमेंट है यहां से तो हमने निकाला है कि √5 क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं, या लिख सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहां विरोधाभास
हो रहा है। विरोधाभास का मतलब अपोजिट हो रहा है। हमने तो सिद्ध किया कि √5 एक परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं यहाँ से इस स्टेटमेंट से तो क्या आया कि √5 परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास हो रहा है इसका मतलब हमने प्रश्न में कहीं गड़बड़ की है। क्या गड़बड़ की? हमने जो कल्पना की है वो गलत है। क्या कल्पना की थी? 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अतः हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना गलत है। हमने जो कल्पना की थी वो गलत है। हमने क्या कल्पना की थी कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ये गलत है, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी? अपरिमेय होगी। कौन सी बात गलत है समझ में आ गई ना? मैं लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ लिख सकते हैं कि हमारी कल्पना गलत है कि, लिख भी सकते हैं कि हमने क्या कल्पना की थी कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ये हमारी कल्पना जो है वो गलत है, यानी ये परिमेय संख्या नहीं है। और यदि ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये क्या होगी? अपरिमेय संख्या। तो तुम क्या लिखोगे? निष्कर्षतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार तुम इस दूसरे प्रश्न को हल कर सकते हैं। बाकी के प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 का तीसरा पार्ट, उदाहरण नंबर 10, और ये 3 प्रश्न है वो एक जैसे हैं। उदाहरण प्रश्नावली 1.3 का दूसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न का तीसरा पार्ट और 10वां उदाहरण, ये तीनों एक जैसे हैं। इसी प्रकार हल होंगे तो आप इनको आसानी से हल कर सकते हैं। और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके आप नोट डाउन कर सकते हैं। इस आसानी से इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये पूरा मैं शो कर देता हूं ताकि आप अच्छे से देख पाए। तो ये अपना दूसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि सर यहाँ पर हमें समझ में नहीं आया, तो मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश कर दूंगा। ठीक है, बाकी जो प्रश्न है वो आगे आप देख रहे हैं, आसानी से हम इनको हल कर सकते हैं। तो आगे वाले प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है उदाहरण नंबर 11। एक तो उदाहरण नंबर 11, तीसरा प्रश्न शो कर देता हूं। देखो तीसरे प्रश्न का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, ये तीनों प्रश्न एक प्रकार के। इनमें से मैं आपको एक बता देता हूं, बाकी के आप कर लेंगे। शायद मैं ये पहला बता देता हूं, इसका थोड़ा सा हिंट देता हूं, आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न पढ़ लेंगे आप। क्या है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। 3 संख्याएं दे रखी है, इनको हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। इसको आप आसानी से कर सकते हैं, अभी मैंने बताया है जिस तरीके से, यानी 6 + √2 के बराबर आप क्या परिमेय संख्या मान लेना, इसको P/Q के रूप में लिख के और फिर √2 के बराबर संख्या कर देना। और जो बराबर में आएगी P और Q पूर्णांक है तो वो पूरी संख्या परिमेय होगी। वो पूरी संख्या परिमेय होगी तो √2 भी परिमेय होगी। लेकिन √2 तो क्या है, हम जानते हैं अपरिमेय संख्या है। तो विरोधाभास हो रहा है, तो नीचे क्या लिख देंगे? निष्कर्षतः हमने जो कल्पना की है वो गलत है, और निष्कर्षतः हमारा ये जो संख्या है 6 + √2 परिमेय संख्या गलत साबित हो गया। तो इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलो अब हम तीसरे प्रश्न का पहला पार्ट कर रहे हैं। पहला पार्ट क्या है? देखो तीसरे प्रश्न का पहला पार्ट, तीसरे प्रश्न का पहला पार्ट कर लेते हैं भाई, यहां कर देते हैं। देखो पहला पार्ट क्या है, माना सीधा हल कर रहे हूं, माना 1/√2 ये एक अपरिमेय संख्या है। हमें इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, मैंने क्या मान लिया? ये परिमेय संख्या है। और यदि ये परिमेय संख्या है तो मैं इसको क्या लिख दूं? अतः 1/√2 बराबर क्या लिख दूं? P/Q, जहां P व Q पूर्णांक है। ये दोनों क्या है? पूर्णांक है। अब तुम क्या करोगे? इसको हल कर लेते हैं। देखो वज्र गुणा किया मैंने, तो √2 को P से गुणा किया तो √2P बराबर, इसको मैंने 1 से गुणा किया तो Q आ गया। समझ गए? वापिस मैंने P को बटे में भेज दिया तो √2 बराबर Q/P प्राप्त हुआ। √2 बराबर क्या प्राप्त हुआ? P/Q। अब P और Q दोनों क्या है? पूर्णांक है।
और यदि ये पूर्णांक है तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो तुम क्या लिखोगे? अतः P व Q पूर्णांक है, इसलिए Q बटा P क्या है? Q बटा P परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और यदि ये परिमेय संख्या है तो इसका अर्थ जानते हो, तो ये परिमेय संख्या तो इसके बराबर में वो भी परिमेय संख्या। फिर से बता रहा हूं मैं, x बराबर y है, तुम कहते हो कि y का मान 5 है तो x का मान भी 5 है। तुम कहते हो कि y परिमेय संख्या है तो x भी परिमेय संख्या है। तुम कहते हो कि y 5 से विभाजित है तो x भी 5 से विभाजित है। तुम कहते हो कि y है वो 3 का गुणज है तो x भी 3 का गुणज है। कहने का मतलब, बराबर का चिन्ह का मतलब ये होता है कि जो संख्या इधर वाली है वही संख्या इधर एकल पद है। तो Q बटा P परिमेय संख्या है तो √2 भी क्या होगी? परिमेय संख्या। तो तुम क्या लिखो? अतः इसलिए √2 भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं, परंतु ये जो √2 परिमेय संख्या ये कहां से आया? जो अभी हमने किया इस स्टेटमेंट से आया पूरे से। परंतु हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। मैं फिर से बताता रहा हूं, जिन संख्याओं का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है उनका रूट हमेशा क्या होता है? अपरिमेय। जैसे 2 का रूट, 3 का रूट, 5 का रूट, 7 का रूट, 13 का रूट, 11 के रूट, इन संख्याओं का जो रूट है वो हमेशा अपरिमेय होता है। तो तुम यहाँ क्या लिख सकते हो? जैसा मैंने लिखा है, परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ विरोधाभास हो रहा है, यहाँ विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, विरोध हो रहा है। मतलब किस हो रहा है? पूरा लिखेंगे, हो रहा है किस चीज़ का? कि यहाँ तक इस स्टेटमेंट से तो क्या आया है कि √2 एक परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। विरोध हो गया कि एक स्टेटमेंट तक कहता है कि ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। तो कहीं ना कहीं हमने गलत किया है। क्या गलत किया है? कि हमने जो कल्पना की थी, यहाँ पर क्या कल्पना की थी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ये हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? हमारी कल्पना गलत है कि क्या कल्पना की कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हमने कल्पना की कि यह परिमेय संख्या है, परिमेय है। और यदि वे परिमेय है जो गलत है, तो परिमेय नहीं है तो क्या होगी? कोई संख्या परिमेय नहीं है तो क्या होगी? अपरिमेय। तो निष्कर्षतः हम इस चीज पर पहुंच गए, निष्कर्षतः 1/√2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रश्न को देख के घबराना नहीं, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। जो आपको अपरिमेय सिद्ध करना है उसको परिमेय मान लो। परिमेय मानने के बाद में उसको P/Q के रूप में लिख दो। P/Q क्या है? पूर्णांक है। इसको हल कर लिया, वज्र गुणा किया तो 2 को मैंने P से गुणा, √2 को P से गुणा किया तो √2P बराबर P को 1 से गुणा किया तो Q को 1 से गुणा किया तो Q, और P को बटा में भेज दिया तो √2 बराबर P/Q। P और Q दोनों पूर्णांक है तो P व पूर्णांक है, इसलिए Q/P क्या होंगे? परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में वो भी परिमेय संख्या है, तो √2 भी परिमेय संख्या है। तो मैंने क्या लिखा? इसलिए √2 भी परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इस चीज को हम जानते हैं। तो यहाँ विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। इसका मतलब हमने जो कल्पना की वो गलत है। क्या कल्पना की कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। यह गलत सिद्ध हो गया कि ये परिमेय संख्या है। हमने जो कल्पना की वो परिमेय संख्या गलत सिद्ध हो गया। ये गलत है कि परिमेय संख्या है, तो ये कौन सी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो ये प्रश्न है आपका वो अपरिमेय सिद्ध का, हमने सिद्ध कर दिया आसानी से, अपरिमेय हमने सिद्ध कर दिया है। तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया, तीसरे का पहला पार्ट। ठीक है, उदाहरण नंबर 11 और दूसरा पार्ट है तीसरे का, वो आप कर लेंगे। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं, देखो यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, हिंट दे देता हूं मैं। क्या आप मान लेंगे कि 7√5 परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में लिख दोगे। 7 को बट्टा में भेज दिया तो 5 बराबर क्या हो जाएगा? P/7Q। तो P/Q 7 तीनों ही पूर्णांक है तो ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। ये परिमेय संख्या है तो √5 भी परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं, क्या लिखोगे? परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ विरोधाभास होगा, क्योंकि अभी अभी हमने क्या माना है
कि ये परिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या आ गई, और ये तो परिमेय संख्या बता रहा है, इस स्टेटमेंट के हिसाब से परिमेय संख्या होगी। हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या विरोधाभास हो रहा है, उसके हमने जो माना है वो गलत है। क्या माना था कि 7√5 परिमेय संख्या है, ये हमने गलत मान लिया, तो परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय होगी, तो सिद्ध हो जाएगा। ये निष्कर्ष तक पहुंच जाओगे क्या है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेंगे। और तीसरे का दूसरा पार्ट और 11वां उदाहरण है वो आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका 1.3 तक का जो मटेरियल है वो आपका कंप्लीट हो गया है। आगे वाले वीडियो में हम 1.4 के बारे में पढ़ेंगे, तो जितना पढ़ाया है उसका आप अच्छे से रिवीजन करेंगे और मिलते हैं आगे वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।